गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस एज ए सोशल सिक्योरिटी टूल। हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं एक जगह पर कि गवर्नमेंट का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो अपने सिटीजन्स को या अपने देश के नागरिकों को सोशल बेनिफिट देती है या देना उसको चाहिए, राइट। अब सोशल सिक्योरिटी टूल के तौर पर इंश्योरेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आज हमने ये बात डिस्कस करनी है। आप देखेंगे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में या एडवांस्ड कंट्रीज़ में जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर स्टेट का मतलब मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर रोल होता है अपने अपने सिटीजन्स को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराने का। अब चाहे वो ओल्ड एज पेंशन्स हैं, फूड है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी सिकनेस का अरेंजमेंट, ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट है, या डिसेबिलिटी या विडो है, तो उनको वो सारे बेनिफिट्स देना जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ इतना अब फंड्स अवेलेबल नहीं करवा पाती, जिसकी वजह से वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको वो गवर्नमेंट उपलब्ध नहीं करवा पाएगी उतना फंड्स या उतना सिक्योरिटी जितना नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में जो है तो सोशलिस्ट कंट्री, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेसेसरी फंड्स वी आर नॉट एबल टू गेट सो मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। इन दैट केस गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं या बहुत सारे एक्ट्स लाई है सरकार हमारी, जो इस बात का प्रमाण है कि बेशक से डायरेक्टली वो शायद कोई सोशल सिक्योरिटी जैसे बेनिफिट्स ना दे पाए, लेकिन इन स्कीम्स या इन एक्ट्स के ज़रिए वो ये कोशिश ज़रूर कर रही है कि समाज में, देश में वो एक सिस्टम तैयार हो जाए जिसकी वजह से आम आदमी को वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, और या अगर प्रॉब्लम आए तो उनको टाइमली वो हेल्प मिल जाए। मैं बात करूंगी अब कुछ स्कीम्स की जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं, जो एक्ट्स लाई है। जैसे सबसे पहले नाम आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो नाम से क्लियर हो रहा होगा, वर्कमैन यहाँ पर लेबर से है या काम करने वाले लोग हैं जो फैक्ट्रीज़ में स्पेशली काम करते हैं। उनको अगर उनके केस में अगर उनका डेथ हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाता है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, ये पहला एक्ट था जो बनाया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी पर्सन उसमें विक्टिम होता है तो उसको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी उसके एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, तो इसमें भी ये आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पर एक सिस्टम है कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, मतलब एम्प्लॉयर की एक ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉय का एक इंश्योरेंस करवाएगा इस स्कीम के तहत। अगर मान लीजिए स्कीम आपके इंस्टीट्यूशन पे लागू होती है, चाहे वर्कर्स हैं और उनकी फैमिली मेम्बर्स को एक हेल्प मिल सकती है, इस जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा और कुछ कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉय करेगा, राइट, दोनों की तरफ से होगा। और इन द केस ऑफ मिस हैपनिंग द प्रॉपर हेल्प विल बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्सन इन केस ऑफ इंजरी, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं इन केस ऑफ डेथ उनको ये प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें मेडिकल हेल्प भी हो सकती है और भी कई तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटलाइज होना है, डिस्पेंसरी की फैसिलिटी है, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, जो इनकम टैक्स बचे पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि आपका एक इनकम फ्रॉम सैलरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के बारे में भी पढ़ेंगे। और ये क्या चीज़ है, ग्रेचुटी मतलब जब रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय या डिसेबिलिटी के समय, रिटायरमेंट, डेथ या डिसेबिलिटी के समय एम्प्लॉय को जो कम से कम 5 साल की नौकरी कर चुका हो उसी एम्प्लॉयर के अंडर, तो उसको ग्रेचुटी देने का। ग्रेचुटी का मतलब आप ये मान को एक लमसम अमाउंट है ना, वो अमाउंट उसको रिटायरमेंट के समय दिया जाता है, या वो अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली मेम्बर्स को दिया जाएगा, या फिर उसकी डिसेबिलिटी हो गई है, मतलब अगर वो फिज़िकली फिट नहीं रहा है काम करने के लायक, तो अब उसकी नौकरी चली जाएगी, तो कम से कम उसे कुछ पैसा ज़रूर मिलना चाहिए जिससे वो अपना
ये टाइम जो है स्पेंड कर सके आराम से अपनी फैमिली के साथ। तो ये एक एक्ट है जिसके अंतर्गत हम ऐसे पर्सन को एक लमसम अमाउंट देते हैं। हम का मतलब यहाँ एम्प्लॉयर की बात कर रही हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात करें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात की गई है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है व्हीकल्स की मैं बात करूँगी, तो उस केस में इंजरी के केस में कितना कुछ अमाउंट देने का प्रोविज़न है, और अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट फ़िक्स किया गया। मैं यहाँ के अमाउंट के हिसाब से नहीं चल रही हूँ क्योंकि कई बार अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, तो मे भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है तब तक अमेंडमेंट आ चुके हों। तो इसीलिए आप ये बात ज़रूर समझ लीजिए कि इंजरी के समय या फिर डेथ के समय, डेथ में तो फैमिली मेम्बर्स को कुछ अमाउंट मिल जाएगा और इंजरी के समय उसी व्यक्ति को मिल जाएगा। मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत इस तरीके का प्रोविज़न बनाया गया है सरकार के द्वारा। जो हिट एंड रन केसेस होते हैं जिसमें कई बार डेथ भी हो जाती है या कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो जाती है, उस केस की हम बात करें तो यहाँ पर देखो एक तरीके से उस पर्सन को हेल्प देने का एक तरीका है। ये एक एक्ट के ज़रिए ये बनाया गया है ये सिस्टम। पब्लिक लायबिलिटी एक्ट 1991। अब इसमें ये है कि जो लोग कुछ इस तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें बड़ी डेंजरस जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। अब उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई केमिकल फैक्ट्री है, तो केमिकल फैक्ट्री में जब वर्कर्स काम करते हैं तो देखो कितना रिस्क होता है। एक है कि आप एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई इस तरीके का रिस्क नहीं है। आप मान लीजिए एक बेकरी में काम कर रहे हैं, है ना। अभी वैसे देखा जाए तो रिस्क छोटा मोटा तो हर जगह मिलेगा आपको, है ना। लेकिन एक होता है कि ज़बरदस्त रिस्क के जो चांसेस हैं वो ऐसी जगह पाए जाते हैं, जैसे पटाखे वाली फैक्ट्री है या केमिकल फैक्ट्री है, एसिड फैक्ट्री है। ऐसी जगहों पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे रिस्क के अगेंस्ट। तो इसलिए उनको इमीडिएट हेल्प का प्रोविज़न दिया जाएगा जो विक्टिम्स होंगे, और एक तरीके से उसमें इंश्योरेंस कंपनी का रोल रहेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न। ये 2007 की स्कीम है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर पेरेंट्स हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, या फिर जो सीनियर सिटीज़न है, सीनियर सिटीज़न का मतलब जो 60 इयर्स या उससे ऊपर के लोग हैं जिनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, या जो अब इस अवस्था में ही नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सकें, तो जो उनके उत्तराधिकारी होंगे या उनके जो बच्चे होंगे, एक तरीके से उनका लीगल ऑब्लिगेशन रहेगा कि वो अपने पेरेंट्स या अपने घर के जो सीनियर सिटीज़न हैं उनकी देखभाल के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट जो अकॉर्डिंग टू रूल फिक्स किया जाएगा वो उन्हें देना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। यहाँ अनऑर्गेनाइज का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में मेड आती है जो हमारे घर की साफ़ सफाई करती है, अब उसका नाम कहीं कोई रिकॉर्ड में नहीं है, कहीं कोई हमने रजिस्टर नहीं मेंटेन किया है ना। अब एक फैक्ट्री है, कोई भी ऐसी जगह लगा सकते हैं जो जिसमें बाकायदा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जहाँ लोगों की अटेंडेंस लगती है, इस तरीके का सीन है। तो जो एक वो सिस्टम है उसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती क्योंकि वहाँ हर चीज़ एक सिस्टम से चलेगी, एक रूल के अकॉर्डिंगली चलेगी। लेकिन अनऑर्गेनाइज जो वर्कर होते हैं उनके साथ कोई ऑब्वियसली मिसहैपनिंग तो देखो किसी के साथ भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों की हेल्प के लिए भी इस तरीके का एक एक्ट बनाया गया 2008 में, चाहे वो उनकी ओल्ड एज के प्रोटेक्शन का हो या उनके बच्चों की पढ़ाई का हो या इंजरी का है, मतलब कुछ काम कर रहे हैं तो उसको कोई चोट वोट लग जाती है, तो उनके लिए भी इस तरीके का एक प्रोविज़न बनाया गया है। इसके अलावा अगर मैं इंश्योरेंस स्कीम्स की बात करूं तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है। लाइव स्टॉक का मतलब कैटल्स हैं, पशु हैं जो
जिनके ऊपर जो लोगों की कमाई का साधन है, मान लीजिए किसी ने डेयरी खोल रखी है, दूध का काम है जिसका, तो उसके लिए तो उसके जो पशु हैं वो इम्पोर्टेंट एसेट के तौर पर है। अब वो बीमार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है, तो लोग किटल्स का भी इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे के लिए थोड़ा सेफ हो जाते हैं कि मान लो अचानक कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है किसी पशु के साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको कॉम्पनसेट कर देती है। सिमिलरली आम आदमी बीमा योजना, ये भी ऐसे लोगों के लिए है जो रूरल एरिया में रहते हैं लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लैंडलेस हैं, और हाउस होल्ड्स मतलब जो घरों में रहते हैं और लेकिन उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है जिस पर वो काम धंधा कर सके, तो उनको एक तरीके से आम आदमी बीमा योजना के तहत 2007 में एक स्कीम लाई थी, जिसके अंदर उनको डिसेबिलिटी या डेथ के समय कुछ पैसों की हेल्प जो है मिल जाएगी इस स्कीम के तहत। नेशनल पेंशन स्कीम मैंने ज़िक्र किया था इसका लास्ट वीडियो में, 2004 में ये स्कीम आई है, और शुरुआत में ऐसा था कि ये स्कीम सिर्फ ऐसे लोगों पर लागू होती थी जो सैलरी अर्न करते थे, मतलब जो नौकरी में थे, लेकिन बाद में अब इस स्कीम का बेनिफिट कोई भी आदमी ले सकता है, कोई भी पर्सन इसमें पैसा एक तरीके से जमा करवा सकता है स्कीम के तहत, और बाद में उसको आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम उसको ये पैसा वापस मिल जाएगा एक सिस्टम से। तो एक पेंशन के तौर पे मतलब हम उसको ले सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि उसको आफ्टर रिटायरमेंट, यानी मान लीजिए वो किसी जॉब में भी है लेकिन उसको पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, या फिर वो जॉब में ही नहीं है, मान लीजिए एक नॉर्मल आदमी है जो एक दुकान चला रहा है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर आदमी नौकरी करेगा इस देश में तो उसी का इंश्योरेंस होगा, ऐसा तो नहीं है ना। और या फिर पेंशन तो उसी पर्सन की होती है ना जिसका जो जॉब करता है, लेकिन कई बार कोई लोग ऐसे भी हैं जो जॉब नहीं भी करते, तो सिक्योरिटी तो उनको भी चाहिए, अपनी अपनी ओल्ड एज में पैसा तो उनको भी चाहिए। अभी तो वो कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो कमाना बंद कर देंगे और डिसेबल हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा। तो ऐसे लोगों के लिए भी इस तरीके की स्कीम्स जो है काफ़ी कारगर साबित हो रही है। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गई सारी बात हमारी कि ये क्या क्या स्कीम्स हैं जो सरकार लाई है। अब सरकार क्यों लाती है चीज़ें, क्योंकि सरकार सारा का सारा अरेंजमेंट अपने लेवल पे नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। तो इस तरीके के एक्ट्स या स्कीम ला कर वो आम आदमी को एक तरीके से अवेयर भी करती है और आम आदमी के बेनिफिट में भी काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है इंश्योरेंस को सोशल सिक्योरिटी टूल क्यों माना गया। एक्चुअली हमारा जो वीडियो है, जो उसको टॉपिक है, उसका मेन अब थीम ही यही है कि इंश्योरेंस को हम सोशल सिक्योरिटी टूल क्यों मानते हैं। सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस हमें इन्वेस्ट करने का तरीका बताता है, इंश्योरेंस हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है कि हम अपना पैसा, अपनी बचत कहाँ लगाएं। इंश्योरेंस हमें ओल्ड एज में काम आने के लिए पैसों की ज़रूरत का मतलब अरेंजमेंट करके देता है। तो बहुत सारी बातें हैं, हम एक एक करके फटाफट इसको हम ख़त्म करते हैं। सोशल सिक्योरिटी की बात तो वही बात हो गई है कि आपको सोसाइटी में स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, आपको ओल्ड एज में पैसों की भी ज़रूरत है, आपको बच्चों की एजुकेशन भी ज़रूरत है, आपको एक एक्सीडेंट के केस में भी पैसा चाहिए, डेथ के केस में भी चाहिए। तो अगर मैं कोई भी ऐसी बात करूं जिसमें फ़ाइनेंशियल रिस्क की बात है, तो वहाँ अगर कोई आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है, दैट इज़ इंश्योरेंस सेक्टर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फिर से दोबारा वो कह रहा है कि ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब यहाँ पर आपकी एजुकेशन से है, आपकी सेफ्टी से है, क्लाइमेट से है, आपका जो है रिटायरमेंट बेनिफिट से है। तो इंश्योरेंस एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फ्यूचर को काफ़ी हद तक जो है वो सेव कर सकते हैं और अपना स्टैंडर्ड, जो लिविंग का स्टैंडर्ड है, वो वही मेंटेन कर सकते हैं जो आपका पहले था। हालांकि देखो, बहुत ज़्यादा टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो सबका सेम नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है आपका पहले से आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप कितना बैंक बैलेंस है। बट फिर भी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाता है। अगर किसी ने बहुत अच्छे से पैसा कहीं कहीं लगाया है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो इन केस ऑफ डेथ फैमिली को सपोर्ट हो जाता है, इन केस ऑफ इलनेस हमें खुद को सपोर्ट हो जाता है। हमारा इंश्योरेंस होगा तो हम किसी फैमिली मेम्बर पे बर्डन नहीं होंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉर्टगेज, प्रॉपर्टी का आपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा कर उसको गिरवी रखा है तो गिरवी लेने वाला भी सिक्योर है कि मान लो प्रॉपर्टी को लॉस हो जाता है तो कम से कम उसका इंश्योरेंस तो हो ही रखा है ना।
और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रखा है उस प्रॉपर्टी का लॉस होने के बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी टेंशन लेगी, है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा देगी जहाँ पे भी पेमेंट करनी है, तो आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर नीड्स की बात करिए, बार बार वही पॉइंट्स को रिपीट किया जा रहा है। ओल्ड एज पेंशन एंड बच्चों की व्यवस्था है, उनके एजुकेशन है, उनकी शादियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इससे पूरी कर सकते हैं। सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेसमैन, वो भी तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके पास इतनी एसेट्स हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनें हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, हर चीज़ तो वैल्यूएबल है उसके लिए, है ना। अब नुकसान तो कहीं पे भी हो सकता है, उस नुकसान से बचने के लिए क्या वो भी तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का हकदार है? बिल्कुल है। तो बिजनेसमैन समझदार वही है जो इस तरीके से चलता है और अपने फाइनेंशियल रिस्क को जो है वो ऐसे नहीं जाने देता और उनका एक अरेंजमेंट करके चलता है। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट क्यों कहेंगे हम? इन्वेस्टमेंट इसलिए कहेंगे कि मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो इतनी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप हैरान हो जाओगे जब आप देखोगे इसके बारे में कि कितनी तरीके के हमें बेनिफिट मिल रहे हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करूँ तो उसमें देखो पैसा तो आपको हर हालत में मिलना है, बंदे ने मरना भी है कभी ना कभी, चलो नहीं भी, मान लो डेथ का केस नहीं भी है तो जीते जी 10 साल की 20 साल की जब की भी पॉलिसी आपने ली है तो उसके बाद पैसा आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा तो घर वालों को मिलेगा, लेकिन वो पैसा कहीं जाएगा नहीं, आएगा आपके पास ही वापस। तो इन्वेस्टमेंट तो पक्की हो गई। इसके अलावा हमारा पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम के तौर पर हमसे लेती है वो कहीं ना कहीं सही जगह लगाती है। अब उससे क्या रिटर्न आते हैं, अब रिटर्न का मतलब यहाँ प्रॉफिट से है, तो आपकी एक रेगुलर सेविंग हो रही है, आपका फ्यूचर सेव हो रहा है, आपका पैसा सही जगह लग रहा है और ज़रूरत के टाइम आपको मिल भी रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको। एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ का मतलब यहाँ पर वही जो एम्प्लॉयज़ तो देखो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा बिज़नेस उनके दम पे चल रहा है, हमारा काम उनके दम पे चल रहा है, तो उनको भी एक सिक्योर फील कराना हमारी ज़रूरत है। हमारे को हमारा एक मैंडेटरी भी है, बल्कि हमारे लिए मैं मान के चलूँगी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति। जब हम उनसे इतनी सेवाएं ले रहे हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको इम्पॉर्टेंट फील कराएं, हम उनको सेफ़ फील कराएं, है ना, और हमारे साथ काम करके वो कंफर्टेबल हों। तो बहुत सारी तरह की पॉलिसीज़ आजकल मार्केट में हैं जो इंश्योरेंस का फैसिलिटी देती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, डिसेबल हो जाता है, तो बिजनेसमैन अचानक इतना पैसा कहाँ से अरेंज करेगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए आप इंश्योरेंस का सहारा ले सकते हो। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल मतलब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, एक आसमान छू रही है, जिसे हम कहते हैं ना कीमतें आसमान छू रही है, तो आसमान कब छूती हैं? जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। अब डिमांड ज़्यादा है तो इसको हम कैसे करेंगे? डिमांड कब करते हैं लोग? जब लोगों की जेब में पैसा होता है तभी वो डिमांड करेंगे ना। तो उस पैसे को खींचने का क्या तरीका है? इस तरीका है कि या तो आप बैंकों का इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए ताकि लोग लालच में बैंक में पैसा जमा कराएं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इंश्योरेंस जैसी पॉलिसीज़, इंश्योरेंस जैसी स्कीम्स लाकर टैक्स बेनिफिट्स देकर सरकार क्या करेगी, उन छोटे छोटे सेविंग्स को खींच लेगी, सोक कर लेगी, है ना, और उस पैसे को कहाँ करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? बिज़नेस में करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करेंगे, प्रोडक्शन में करेंगे। लोगों को अपने बिज़नेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, उनको लोन के तौर पर देंगे। जब उनको लोन के तौर पर देंगे या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को देंगे तो वो प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल कर लिया। तो इस तरीके से आप देखो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। द लास्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली इतने बड़ा सेक्टर है, इतने लोगों को काम दे रहा है, तो अच्छी बात है ये कि रोज़गार मिल रहा है लोगों को। एजेंट हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, कमीशन बेसिस एजेंट हैं और दुनिया भर के लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। सिटिंग उनकी डेस्क जॉब है। और एक तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर हमारे इकोनॉमी में एक बड़े पोर्शन को जो है रोज़गार उपलब्ध करवा रहा है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का जो मकसद था हमारा वो क्या डिस्कस करना था
कि इंश्योरेंस जो है किसी भी सोसाइटी में सोशल सिक्योरिटी टूल के तौर पर किस तरीके से इस्तेमाल होता है, हमने वो डिस्कस किया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।